Hello and welcome my dear friends and my students. I John Rizvi welcome all of you to this YouTube channel जिसका नाम स्टडी 91। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं हम लोगों ने शुरू किया है सीरीज स्पोकन इंग्लिश की। और यहाँ पर डे 4 की बात होगी। अभी तक हम लोग ने डे 1, डे 2 और डे 3 की बात की थी, जिसमें हम लोग ने बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए थे। और धीरे धीरे करके जैसे ही डे वाइज हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, कुछ ना कुछ उसमें कॉन्सेप्ट्स लेवल वाइज ऐड होते जा रहे हैं और आप प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे, ये मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों से। अब हम लोग बात कर लेते हैं यहां पर डे 4 की। देखते हैं आज कन्वर्सेशन में सबसे पहले हमारे पास क्या है, क्योंकि हर एक लेक्चर में चाहे वो डे 1 हो, 2 हो, 3 या आज 4 की बात हो रही है, हम लोग स्टार्ट करते हैं कन्वर्सेशन से। और उसके बाद हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सरसाइज की बात करते हैं, जिसमें हम लोग कुछ वर्ब्स की, कुछ वर्ड मीनिंग की, कुछ एडजेक्टिव्स की या कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस की बात करते हैं, जिसमें लेट का यूज होगा या गेट का यूज होगा या नीड का, कैन का, कुड का, माइट का। कैसे कैसे सेंटेंस को आपको फॉर्म करना होता है बिना सोचे समझे, क्योंकि शुरुआत में दोस्तों बहुत ज्यादा दिक्कत होती है व्हेन इट कम्स टू स्पोकन लैंग्वेज। होता क्या है कि वी आर नॉट हैबिचुअल। किस चीज़ के हैबिचुअल नहीं है? इंग्लिश बोलने के हैबिचुअल नहीं है। और क्यों हो हैबिचुअल? क्योंकि हम लोग तो भाई अपने इंडिया में हम लोग जन्मे हैं और हिंदी हमारी मातृभाषा है, हिंदी को बोलते हैं और हमें बहुत लगाव भी हिंदी बोलने में। लेकिन समय के अनुसार हमें आगे बढ़ना चाहिए। समय की मांग अगर कुछ और है, और जैसे कि मैंने कहा कि अगर आप समय के साथ नहीं चलोगे तो रेस में बहुत ज़्यादा पीछे हो जाओगे। किसी को फॉलो मत करो, नॉट फॉलो और कॉपी एनी वन, बट क्रिएट योर ओन माइलस्टोन्स। अपने खुद माइलस्टोन्स बनाओ सो दैट पीपल कैन फॉलो यू। किसी को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, ऐसा खुद को बनाओ कि लोग आपको फॉलो करें। ठीक है, तो समय के मांग के अनुसार इंग्लिश लैंग्वेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि व्हेन इट कम्स टू इंटरव्यू और सबसे ज़्यादा इसमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। और कहते हैं ना कि एक गुड इंप्रेशन के लिए एक अच्छी इंग्लिश बोलना आना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यू हैव टू शो ऑफ in front of the people or in audience or public places, you will have to show off. I'm not saying this, but whenever it is required, you must be very aware of what is the use of communication. Right, come on, let's talk about the things. तो यहां पर कन्वर्सेशन लिखा हुआ है। तो देखते हैं कि आज बातचीत किसके किसके बीच हो रही है। प्रिया लिखा हुआ है और यहां पर मिस्टर शर्मा। जब आप कन्वर्सेशन को शुरू करेंगे तो आपकी समझ में आएगा कि मिस्टर शर्मा जो है वो एक टीचर है। मिस्टर शर्मा इज अ टीचर एंड मिस प्रिया। अच्छा, एक चीज और, कई लोग जिसकी शादी हो चुकी होती मिसेस कहते हैं, मिसेस है ना, कहते हैं जिनकी शादी हो उनको मिसेस कहो, जिनकी शादी नहीं उनको मिस कहो। ऐसा अब मॉडर्न जमाने में ऐसा बिल्कुल नहीं रह गया है। आप चाहो तो मिस एक मैरिड विमेन के लिए भी यूज कर सकते हो, यानी मिस या मिसेस आप जो कुछ भी कहना चाहते हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस अगर आप मिस ही बोलो मैरिड वुमेन के लिए तो भी चलता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो मिस्टर शर्मा है एक टीचर और मिस प्रिया यहां पर जो है, मिस प्रिया वो क्या है? मिस प्रिया इज ए स्टूडेंट, वो है ए स्टूडेंट। तो स्टूडेंट और टीचर के बीच में वार्तालाप चल रही है। हियर वी गो विद द फर्स्ट सेंटेंस। लिखा है, प्रिया ने कहा गुड मॉर्निंग सर। अब गुड मॉर्निंग सीधी सी बात है, हिंदी में तो नहीं बोला गुड मॉर्निंग ना। गुड मॉर्निंग किसका, ये बात है इंग्लिश की ना, तो गुड मॉर्निंग हिंदी में भी लिखा हुआ है और गुड मॉर्निंग सेम इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। इसको ट्रांसलेट तो नहीं करोगे ना, गुड मॉर्निंग पहले से क्या है, इंग्लिश है। अब उसके बाद मिस्टर शर्मा ने कहा गुड मॉर्निंग बच्चे, कैसे हो आप? अब इट्स अप टू यू व्हाट काइंड ऑफ वर्ड यू आर यूजिंग, वेदर यू आर सेइंग चाइल्ड और किड और बेबी, और हालांकि इस केस में बेबी थोड़ा रॉन्ग वे में हो जाएगा, लेकिन ये सारी चीजें सोच के ऊपर डिपेंड करती हैं। हम सोचते हैं कि किसी को बेबी कह दिया तो इसका मतलब इंटेंशन सही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे हम यहाँ पर बच्चे बोल सकते हैं, हालांकि अब जरूरी तो नहीं कि सामने वाला हमारा बच्चा ही हो, है ना। तो बेबी का कई मीनिंग हो सकते हैं। अब आप जो सोच रहे हो वो जरूरत नहीं कि वो हो सकता है, राइट। तो बच्चे के लिए हम बेबी भी यूज कर सकते हैं, किड भी यूज कर सकते हैं, चाइल्ड भी यूज कर सकते हैं, और इन्होंने क्या यूज किया देखो, डियर वर्ड भी लगा सकते हैं।
तो इन्होंने क्या कहा, मिस्टर शर्मा ने क्या कहा कि गुड मॉर्निंग बच्चे के लिए डियर भी यूज कर सकते हो, और गुड मॉर्निंग चैंपियन भी यूज कर सकते हो, या गुड मॉर्निंग लिटिल चाइल्ड भी यूज कर सकते हो, किड भी यूज कर सकते हो, राइट, वॉट एवर, जो भी आप प्यार से नाम देना चाहते हो, क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स हमारे बच्चों ही जैसे होते हैं। कैसे हो आप, तो कैसे हो आपके लिए क्या बोलेंगे, हाउ आर यू, और हाउ, ये तो एक सिंपल सा हो गया कि कैसे हो आप, हाउ आर यू। दूसरा तरीका क्या है जो कि इन्होंने यूज किया है, वो क्या भी यूज कर सकते हैं हम लोग, हाउ आर यू डूइंग। इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप कैसे कर रहे हो, मतलब यही कि व्हाट्स गोइंग ऑन, है ना, सब ठीक ठाक है, तो उसको और क्या बोल सकते हैं, हाउ आर यू और हाउ आर यू डूइंग। अब इसका रिप्लाई क्या होगा, आई एम डूइंग ग्रेट और आई एम डूइंग वेल सर, यानी कि एवरीथिंग इज फाइन, एवरीथिंग इज गोइंग फाइन इन माई लाइफ, आई एम एब्सोल्युटली फाइन, डूइंग वेल, राइट। नाउ मिस्टर शर्मा फिर से बोलते हैं, कल का होमवर्क हो गया। मिस्टर शर्मा ने क्या बोला, कल का होमवर्क हो गया, यानी कि हो गया है, दैट मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट। शुरुआत में आपको इंग्लिश बोलने के लिए 2 स्टेप से होकर गुजरना पड़ेगा। पहला क्या है, you will think about the sentence in Hindi and then in the second step you will translate that Hindi sentence into English and then throw out of the mouth. ये 2 स्टेप होने लगे, है ना। जैसे आप देख सकते हो ना, जब मैं हिंदी बोलता हूं तो मेरा बॉडी लैंग्वेज अलग होता है, टोन अलग होती है। अचानक से जब मैं स्विच करता हूं इंग्लिश में तो मेरा बॉडी लैंग्वेज, मेरा बोलने का तरीका, मेरा एक्सेंट बिल्कुल चेंज हो जाता है। रीज़न क्या है कि अलग अलग तरीके होते हैं। मुझे इसमें कॉन्फिडेंस आता है, हो सकता है आपको किसी और एक्सेंट में कॉन्फिडेंस आता हो, तो ये अपना तरीका होता है। आपने देखा होगा कई जैसे कलाकार होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, वो जब स्टेज शो देने के लिए जाते हैं तो कुछ लोग स्टेज को चूमते हैं, कुछ लोग सजदा करते हैं, या कुछ लोग ऐसे करेंगे, कुछ लोग ऐसे करेंगे, राइट। ये उनका तरीका होता है टू बी वेरी सक्सेसफुल इन द शो, कि इस वजह से वो सक्सेसफुल हो जाते हैं, ये उनकी मान्यता होती है। और यकीन मानिए, जो आप मानते हो ना, वो सब कॉन्शियस माइंड को आप सिखा रहे होते हो कि बाय दिस आई विल बी सक्सीडेड। तो उसके बाद कल का होमवर्क हो गया है, हैव यू डन और कंप्लीटेड। हैव यू कंप्लीटेड यस्टरडेज होमवर्क, है ना, या हैव यू डन, हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क आई हैव गिवन यू यस्टरडे, राइट। ये भी कह सकते हो अगर लेंथी सेंटेंस बोलना है तो। सो हैव यू डन यस्टरडेज होमवर्क, जैसे कि सेम यहां पे। और आर यू डन भी कह सकते हो, आर यू डन विद द होमवर्क। नेक्स्ट, उसके बाद जैसा कि आप देख पा रहे हो, प्रिया ने क्या कहा, बहुत लेंथी सेंटेंस बोल दिया प्रिया ने। अब कई बार हम लोग जब इंग्लिश में बोलने की बात आती है तो चीज़ों को अवॉइड करते, कहते ज़्यादा बातचीत मत करो, ज़्यादा मुंह खोलोगे तो ज़्यादा वर्ड्स निकालने पड़ेंगे मुंह से, और वर्ड्स की मीनिंग नहीं पता, इंग्लिश में पता नहीं इसको क्या कहते हैं, इसलिए लिमिटेड बोलो अगर इंग्लिश में बात करना चाहते हो। यू कैन नॉट इज एक्सप्रेस योर सेल्फ थॉरली व्हेन इट कम्स टू इंग्लिश लैंग्वेज, बट if you understand everything and if you are habitual of doing all these things, this will be a cup of tea for you. हाँ, कल सर घर पर कुछ रिश्तेदार आ गए थे, है ना। जैसा कि इन्होंने बोला है, यहां पर लिखा हुआ है एक्चुअली सर, या एक्चुअली ना भी लगाएं तो भी चलेगा, सर से शुरुआत कर दें। कल घर पर कुछ रिश्तेदार आ गए थे का मतलब हैड। यस्टरडे चाहे तो पहले लगा तो बाद में लगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सम रिलेटिव्स, इसको रिलेटिव्स नहीं बोलते, रिलेटिव्स हैड, इन्होंने क्या लगाया, ड्रॉप्ड इन लगाया है, ड्रॉप्ड इन लगाया है, राइट। जबकि आप ड्रॉप्ड इन की जगह पे सिंपली अराइव्ड का यूज कर सकते हो, आ गए थे, या सिंपली कम का यूज कर सकते हो, ए फ्यू गेस्ट और सम गेस्ट had arrived my home, है ना, ये भी कह सकते हो। ड्रॉप इन का मतलब थोड़े समय के लिए आना, ड्रॉप इन, है ना। जैसे ड्रॉप इन का मतलब क्या, थोड़े समय, एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब थोड़े समय के लिए आना, टपक पड़ना जिसको बोलते हैं, राइट। हाँ, इसलिए खाना बनाने में इतनी व्यस्त हो गई, सो
आई गॉट टू बिजी और वी कैन से आई वॉज टू बिजी। हालांकि इन्होंने कैसे लिखा है आप इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, जैसे लिखा हुआ ना, सो आई गॉट सो बिजी, आप टू बिजी भी कर सकते हो, TOO, आई गॉट या आई वॉज टू बिजी इन, या जैसे इनटू लगाया, इन कुकिंग फूड दैट, कि मुझे टाइम नहीं मिल सकता, खाली टाइम नहीं मिल पाया, इतनी व्यस्त हो गई थी, बिल्कुल समय नहीं मिला। आई कुडंट गेट या स्पेयर, आई कुडंट गेट टाइम, आई कुडंट स्पेयर मतलब खाली समय, टाइम, ये भी सही है। उसके बाद क्या लिखा हुआ आगे, मैंने सोचा रात में करूंगी पर वो रात में घर पर ही रुके इसलिए मुश्किल हो गया, राइट। तो कैसे हो जाएगा, आई थॉट, मैंने सोचा, आई थॉट। अब रात में होमवर्क करूंगी, इसका मतलब ये हुआ कि फ्यूचर का है, और फ्यूचर में जब आप विल का यूज करते हो और पास्ट में शुरुआत हो रही है, जैसे देखो मैंने सोचा, पास्ट में शुरुआत हो रही है, विल आएगा तो विल का वुड में चेंज हो जाता है, दैट इज व्हाई वी आर सेइंग आई थॉट, देखो लिखा है आई थॉट, यहां आई थॉट आई विल नहीं, आई वुड हो गया, क्योंकि थॉट पास्ट की बात हो गई, कनेक्टेड सेंटेंस है। रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब होती है, रिपोर्टिंग वर्ब किसमें, पास्ट में, सो द रिपोर्टेड स्पीच मस्ट बी इन पास्ट। सो आई वुड डू एट नाइट, बट वे रात में घर पर ही रुके, दे स्टेड इवन एट नाइट, रात में भी रुके, दे स्टेड इवन एट नाइट, और वी कैन से दे स्टेड थ्रू आउट द नाइट, है ना, यानी पूरी रात। सो आई कुड नॉट मैनेज, मैं मैनेज नहीं कर पाया, इट गॉट डिफिकल्ट टू मैनेज, ये मेरे लिए मुश्किल हो गया। एंड ये भी कह सकते हो, सो आई फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स व्हाइल मैनेजिंग ऑल दीज थिंग्स, आई कुडंट डू दैट, वट एवर यू वॉन्ट टू से यू कैन से, यू आर फ्री। नेक्स्ट, तभी तो एक एक वर्ड के ना सिनोनिम बनते हैं कि भाई आपने 5 वर्ड याद कर लिए एक जैसे, कि आप क्या क्या बोल सकते हो उसकी जगह पे, और जो भी आपको याद रखा एट द मोमेंट वो आप यूज कर सकते हो। जैसे एक्सीलेंट हो गया, मार्वेलस हो गया, या परफेक्ट हो गया, या आउट द बॉक्स हो गया, या आउटस्टैंडिंग हो गया, डिसेंट हो गया, या स्टुपेंडस हो गया, या ऑसम हो गया, बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं, स्प्लेंडेड हो गए, बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं, जो भी आपको उस समय याद आया वो बोल दो। तो मिस्टर शर्मा ने कहा चलो कोई बात नहीं, मेहमान चले गए, पूछ रहा है, देखो आस्किंग, चलो कोई बात नहीं के लिए हम कहते हैं लेट इट बी, लेट इट बी भी कह सकते हैं, और इट्स ओके, कोई बात नहीं, लेट इट बी या इट्स ओके और इट्स फाइन, नो इश्यूज, ये भी कह सकते हैं, नो इश्यूज। मेहमान चले गए, हैव दे लेफ्ट, हैव दे गॉन, ये नहीं, आर दे गॉन को अवॉइड करना, आर दे गॉन ना यूज करना, हैव दे गॉन, हैव दे लेफ्ट, राइट। और मेहमान चले गए, हैव लगाने का मतलब हम इसको प्रेजेंट में मान रहे हैं, मेहमान चले गए हैं, क्या मेहमान चले गए, यही बात है। आम बोलचाल की भाषा में हम लोग क्या कर बहुत कम यूज करते हैं कि तुम यहां आ रहे हो, ऐसे बोलते हैं, मतलब टोन से जस्टिफाई करते हैं कि पूछ रहे बता रहे तुम यहां आ रहे हो, लेकिन सही तरीका क्या है, क्या तुम यहां आ रहे हो। लेकिन इट्स ऑल अबाउट कम्युनिकेशन, एज लॉन्ग एज यू अंडरस्टैंड द गिवन मीनिंग, दिस इज ऑल ओके। प्रिया आज दोपहर में जाएंगे, जब तक मैं घर पहुंचूंगी वो जा चुके होंगे, आज दोपहर में जाएंगे, दे विल गो इन द आफ्टरनून, है ना, बिल्कुल सही। और दे विल लीव इन द आफ्टरनून, गो और लीव। जब तक मैं पहुंचूंगी, बाय द टाइम, जब तक ये काम होगा, बाय द टाइम का यूज करते हैं, बाय द टाइम आई रीच। अब आप कहोगे विल क्यों नहीं लगाया बाय द टाइम आई विल रीच, नहीं बेटा, क्योंकि दो जगह विल या शैल का यूज नहीं करते कनेक्टेड सेंटेंस में, एक बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, दूसरा बनेगा फ्यूचर इंडेफिनिट में। सो बाय द टाइम आई रीच होम, जब तक मैं पहुंचूंगी वे जा चुके होंगे, दे विल हैव लेफ्ट, राइट, दे विल हैव। देखो डबल एल लगाने मतलब क्या है, देल, इसको देल भी पढ़ सकते हो, दे विल और देल हैव लेफ्ट और गॉन, राइट। ठीक है, फिर कल चेक करा लेना, आज मैं क्लास में होमवर्क नहीं दूंगा। ठीक है मतलब ऑलराइट, ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन, ऑलराइट। कल चेक करा लेना, करा लेना, करना नहीं, चेक नहीं करना, करा लेना। जब किसी दूसरे से काम कराते हैं हम लोग तो मेक या गेट का यूज करते हैं, तो क्योंकि यहां पे कोई
ऐसी चीजें जो खुद से काम नहीं कर सकती, इसलिए चेक करा लेना इस चीज को। सो गेट इट चेक्ड थर्ड फॉर्म बन जाएगा, क्योंकि पैसिव बना रहे इसका कि चेक करा लेना किसी के द्वारा, यानी मेरे द्वारा, तो दैट इज नॉट मेंशन्ड हियर। सो गेट इट चेक टुमारो, कल करा लेना। कल का मतलब यहां पे क्या, टुमारो, यस्टरडे नहीं। आज मैं क्लास में होमवर्क नहीं दूंगा, आई वोंट गिव और आई वोंट प्रोवाइड एनी होमवर्क टुडे, राइट। नेक्स्ट, वैसे एक बात कहूं, प्रिया ने क्या कहा, वैसे एक बात कहूं सर, होमवर्क थोड़ा मुश्किल है। वैसे एक बात कहूं, आप कई तरीके से बोल सकते हो कि शुड आई से समथिंग, और कैन आई से समथिंग, और आई वुड लाइक टू एड समथिंग, आई वुड लाइक टू से समथिंग, कुछ भी आप कहना चाहते हो कह सकते हैं यहां पर। कैन आई से समथिंग, शुड आई से समथिंग, होमवर्क थोड़ा मुश्किल है, द होमवर्क इज अ बिट, थोड़ा का मतलब क्या है, ए बिट, और ए लिटिल भी लगा सकते हैं, होमवर्क इज अ लिटिल और ए बिट टफ, थोड़ा टफ है। पहले दो प्रश्न बिल्कुल ही नहीं हो पा रहे थे, अब हो नहीं पा रहे थे, दैट मीन्स पैसिव का सेंटेंस है। आप चाहो तो एक्टिव बना सकते हो, दैट आई वॉज नॉट एबल टू सॉल्व फर्स्ट टू क्वेश्चंस, ये आपने किसमें बनाया, एक्टिव में। या ये भी कह सकते हो द फर्स्ट टू क्वेश्चंस वर नॉट टू बी डन, है ना, ये भी कह सकते हो। अब इन्होंने कैसे किया है, इन्होंने एक्टिव बनाया, I was not able or I was unable to solve the first two questions at all, यानी पहले दो क्वेश्चन मैं नहीं कर पा रही थी या बिल्कुल नहीं हो पा रहे थे। या ये भी इट से भी शुरुआत कर सकते हो, इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू सॉल्व द फर्स्ट टू क्वेश्चंस, ये भी कह सकते हो। तो कहने का तरीका कुछ भी हो सकता है, इट्स ऑल अबाउट एक्सप्रेसिंग योर व्यूज इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज। फिर मिस्टर शर्मा ने कहा, इसका मतलब तुमने चैप्टर नंबर 3 ढंग से नहीं पढ़ा है। इसका क्या होगा भाई, इसका मतलब तुमने चैप्टर नंबर 3 ढंग से नहीं पढ़ा है। दैट मीन्स, इसका मतलब क्या हो, दैट मीन्स एज यू कैन सी हियर, दैट मीन्स पढ़ा है, दैट मीन्स हैव का यूज करो, यू हैवंट स्टडीड चैप्टर नंबर 3 प्रॉपरली। यू हैवंट, रीड भी लगा सकते हो, स्टडीड भी लगा सकते हो। पढ़ने का मतलब यहां पे रीड से नहीं है, स्टडी इज द बेटर टर्म हेयर, क्योंकि रीड का मतलब सिर्फ पढ़ना, आई एम रीडिंग आउट, कुछ लाइंस लिखी हैं मैं उनको बोल के बता रहा हूं, दैट मीन्स आई एम रीडिंग और रीडिंग आउट। बट इफ आई स्टडी, दैट मीन्स आई एम searching a bit and I am investigating or I am getting things that are written there. So I am getting the hidden meaning of that, that means I am studying or I am comprehending, getting the meaning of the particular thing that is written. So you haven't studied or read, तो यहाँ पे studied कर दो क्योंकि have के साथ आ रहा है ना, right? You haven't studied the third chapter properly or thoroughly. Thoroughly का मतलब क्या हुआ, पूरी तरीके से या ठीक तरीके से नहीं पढ़ा। वो दोनों प्रश्न तीसरे चैप्टर से, they both, दोनों क्वेश्चन जो हैं, या ऐसे भी कह सकते हैं both the questions are from chapter number 3. They both are from the third chapter. ऐसे भी कह सकते हैं। सर एक काम करती हूं, आई विल डू वन थिंग, चाहे विल लगाओ, करती ताती थे, प्रेजेंट डेफिनेट का सेंस आ रहा है, ये भी कह सकते हो आई डू वन थिंग, सर आई डू वन थिंग। तीसरा चैप्टर एक बार और पढ़ती हूं, एक बार और पढ़ने के लिए रिवाइज का टर्म हम लोग यूज करेंगे, ज्यादा बेटर होगा, या आप रिपीट का भी यूज कर सकते हो, है ना। ध्यान ये रहे कि रिवाइज के साथ अगेन वर्ड या रिपीट के साथ अगेन वर्ड यूज नहीं होता। कई बच्चे ऐसा कहते हैं, सर प्लीज रिपीट इट अगेन, है ना, रिवाइज इज अगेन, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, बिकॉज यू आर यूजिंग, यू आर एडिंग री, दैट मीन्स बैक और अगेन, यू आर ऑलरेडी यूजिंग बैक और अगेन, देयर इज नो नीड टू अप्लाई अनदर बैक और अगेन। दिस इज द कंडीशन ऑफ सुपरफ्लुअस, अतिरिक्त यूज, एक्स्ट्रा यूज ऑफ समथिंग। सो आई विल रिवाइज थर्ड चैप्टर, मैं फिर से पढ़ूंगी।
तब देखती हूं कि मैं कर पाती हूं दोनों प्रश्न या नहीं। देन आई विल डिसाइड, या देन आई विल नो, और देन लेट मी सी, मुझे देखने दो यानी मुझे समझने दो, है ना। क्या मैं कर पाती हूं? इफ आई विल बी एबल टू सॉल्व बोथ द क्वेश्चंस और बोथ ऑफ देम। कोई चीज कर पाने के लिए एबल अनेबल का यूज करते हैं। मैं जा पा रहा हूं, आई एम एबल टू गो। मैं नहीं तैर पा रहा हूं, आई एम नॉट एबल और आई एम अनेबल टू स्विम। मिस्टर शर्मा, मुझे यकीन है तुम समझ जाओगी, फिर भी अगर कोई दिक्कत आए तो दोबारा क्लास में पढ़ा दूंगा, ठीक है। ऐसे मुझे यकीन है, आई बिलीव, देखो आई बिलीव, और सिंपली यू कैन से आई ट्रस्ट यू, तुम समझ जाओगी, यू विल बी गेटिंग और यू विल अंडरस्टैंड। फिर भी अगर कोई दिक्कत आए, इन केस यू फाइंड एनी प्रॉब्लम, बट इफ यू स्टिल फेस एनी प्रॉब्लम, कैसे भी कह सकते हो, इफ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम, तो मैं क्लास में दोबारा पढ़ा दूंगा। आई विल टीच इट अगेन और आई विल रिवाइज इन क्लास। ओके, ठीक है का मतलब या तो राइट कहो या ओके कहो, बात एक है। क्लियर? प्रिया ने कहा थैंक यू सर। मिस्टर शर्मा, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। हिंदी में भी वही बोला, मोस्ट वेलकम। So we have ended the conversation between teacher and student. That was a very funny, or we can say very good conversation at all. Now coming to the next slide, that is saying frequently used verbs and forms and their forms. क्या होता है बच्चों, when we start spoken language, when we start speaking English especially, we need a lot of words, lot of verbs, so that we can use it in a different manner. What is the requirement? According to as per the requirement, we can use each and every word. And this might be very difficult for most of the people, but some may find it a little easier. So जो भी आपका लेवल हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर हम कुछ ऐसे वर्ब्स की बात कर रहे हैं जो कि डेली लाइफ में यूज़ की जाती है। हर एक लेक्चर में हम कुछ ना कुछ वर्ड्स और कुछ ना कुछ वर्ब्स ज़रूर लेकर आते हैं, ताकि धीरे धीरे करके तैयारी होती रहे। जैसे कि मैंने आपको पहले कहा कि हम 14 दिन में नहीं सिखा पाएंगे, 1 महीने में भी नहीं सिखा पाएंगे, 2 महीने में नहीं सिखा पाएंगे, हम आपको सिखाएंगे 1 साल में, 1 ईयर। और हम नहीं सिखाएंगे, आप खुद सीखोगे। कोई किसी को कोई भी चीज़ सिखा नहीं सकता। अच्छा तुम बताओ, फ्रैंकली बताओ, ऑनेस्टली बताओ, जितने लोग मुझे देख रहे इस समय, एक क्लास में 50 बच्चे या 100 बच्चे बैठते हैं। मालूम चला कि टीचर जो है बहुत ही ब्रिलियंट है, पीएचडी होल्डर है, ज्ञान का समंदर है, तब भी उस क्लास के 100 बच्चों में 10 ने पाए 100 में 100, 10 ने पाए कितने? 100 में 100। बाकियों ने 20 में पाए और उसमें से 10 जो ऐसे थे जिन्होंने पाए 0। अगर टीचर पढ़ाता तो इन 10 के 0 क्यों आते? टीचर के पढ़ाने से अगर बच्चा सीख जाता तो सभी के 100 आते। इसका मतलब ये हुआ कि टीचर का मतलब होता है गाइड करना, दिशा दिखाना, लेकिन दिशा में बढ़ना आपका काम है। खींच कर आपको नहीं ले जाएगा कि भैया चलो मेरे साथ, मैं तुम्हारा पेपर जाके लिख दूंगा, जब आपका इंटरव्यू होगा तो मुझे बैठा देना सामने, मैं संभाल लूंगा। ऐसा कोई टीचर कर पाए? नहीं। इट इज ओनली अप टू यू। इसलिए कोई अगर ये दावा करता है कि मैं 14 दिन में सिखा दूंगा, मैं 1 महीने में 2 महीने सिखा दूंगा, आपको बिल्कुल परफेक्ट बना दूंगा, एक्सीलेंट बना, फ्लुएंट बना दूंगा इंग्लिश में, जब टीचर नहीं हो पाए जो इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, वो 1 महीने में अच्छे नहीं हो पाए, तो जिसको अभी कुछ नहीं आता वो 1 महीने में कैसे अच्छा हो पाएगा? भाई सोचने में अकल लगाओ, भाई दिमाग दिया ना ईश्वर ने, दिमाग लगाओ। ये पूरा का पूरा आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको कितना टाइम लगेगा। भाई सीधी सी बात है, आप सीरियस हो, सिंसियर हो अपनी स्टडीज के प्रति, टाइम दे रहे हो, वक्त दे रहे हो, एफर्ट्स कर रहे हो, तो आपको कम समय लगेगा, लेकिन इतना भी कम नहीं लगेगा कि 14 दिन में सीख जाओगे। हाँ, क्योंकि ये ज्ञान नहीं है, दिस इज नॉट नॉलेज। आई एम नॉट गिविंग यू नॉलेज, आई एम गिविंग यू स्किल्स, और स्किल्स को जनरेट होने में टाइम लगता है, स्किल्स को डेवलप होने में टाइम लगता है। सो स्पोकन लैंग्वेज इज टोटली बेस्ड अपॉन योर स्किल्स। कंप्लेन, किसी की शिकायत करना, कंप्लेन कंप्लीट, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। क्रीप का मतलब
रेंगना होता है, क्रेप्ट क्रेप्ट सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म। सीक का मतलब ढूंढना या किसी चीज़ की तरफ देखना होता है ना। सीकिंग योर एडवाइस यानी तुम्हारी एडवाइस मैं ढूंढना चाह रहा हूँ या उसके लिए ट्राई कर रहा हूँ, तो साउट साउट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर लिखा है डिग का मतलब खोदना होता है, तो यहाँ पे डग डग हो जाएगा। एंड इसके बाद डिप डिप्ड हो जाएगा। इसकी डिप का मतलब क्या होता है, डुबोना होता है। उसके बाद है फ्ली का मतलब होता है बेटा रन अवे, भाग जाना, बराबर है फ्ली के। फ्ली के साथ कभी भी अवे का यूज नहीं करते। और सेकंड फॉर्म फ्लेड होती है। थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर इसमें एग्जाम में भी पूछा जाता है। फ्लेड सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म फ्लेड होती है। बाइट का मतलब काटना, और बिट और बिटन सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म। हाइड का मतलब क्या होता है, छुपाना या छिपना। हाइड का मतलब छुपाना नहीं होता, छुपाने का मतलब होता है कंसील, जबकि छिपना जो होता है वो एक इंट्रांसिटिव वर्ब है। ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव क्या होता है पढ़ेंगे हम लोग आगे, हालांकि हम लोग पढ़ भी चुके हैं। हाइड का मतलब छिपना होता है, जिसका थर्ड सेकंड फॉर्म होती है हिड और थर्ड फॉर्म होती है हिडन। और उसके बाद आगे आ जाते हैं भाई बिगिन का मतलब क्या होता है, शुरुआत करना। बिगिन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। बिगन सेकंड फॉर्म होती है, बिगन थर्ड फॉर्म होती है। उसके बाद क्या लिखा है, ड्रीम। ड्रीम का मतलब सपना देखना, ख्वाब देखना। ड्रीम्ड भी होता है, ड्रेम्ट भी होता है, राइट, ड्रेम्ट। उसके बाद शो का शोड, शोड होता है। शो का एक्चुअली ये जो शोड और शोड लिखा हुआ है ना, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, ये ओल्ड ग्रामर में पहले थर्ड फॉर्म शोड होती थी, लेकिन आप इसको काट दें, थर्ड फॉर्म शोन होती है, राइट। शो, शोड, शोन। नेक्स्ट, हिट की तीनों फॉर्म हिट ही रहती हैं। उसके बाद अगला क्या लिखा हुआ जैसे कि आप देख पा रहे हैं, बीट का मतलब पीटना। बीट की सेकंड फॉर्म बीट और बीट इन थर्ड फॉर्म होती है। उसके बाद मैरी मतलब शादी करना, मैरिड, मैरिड हो गया। उसके बाद पीप का मतलब झांकना होता है। ही वॉज पीपिंग थ्रू द विंडो, वो विंडो से झांक रहा था। पीप्ड और पीप्ड हो गया। नाउ कमिंग टू प्लाउ। प्लाउ का मतलब हल लगाना होता है, हल चलाना होता है ना। तो प्लाउड, प्लाउड हो जाएगा, राइट। नाउ द नेक्स्ट इज रेस्ट का मतलब आराम करना होता है, रेस्टेड, रेस्टेड सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म। राइस का मतलब दो दो वर्ब्स होती है बच्चों, एक होता है रेज, दूसरा होता है राइज। राइज की सेकंड फॉर्म मतलब उठना, द सन राइजेज इन द ईस्ट, खुद से उठना। जबकि रेज का मतलब रेज योर हैंड, ऑब्जेक्ट के साथ आता है। रेज है ट्रांसिटिव वर्ब, राइज है इंट्रांसिटिव वर्ब। नहीं पता तो मेरा वीडियो लास्ट लेक्चर वाले बहुत ज़रूरी है देखना आपके लिए, और मैं आपको फिर से रिवाइज भी करवाऊंगा। रोज, राइजन। इसके बाद स्पिट का मतलब होता है थूकना, स्पैट, स्पैट, ये सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। हर्ट का मतलब होता है चोट पहुंचाना, और उसकी तीनों फॉर्म हर्ट ही रहती है। ही हैज हर्टेड मी अलॉट, रॉन्ग सेंटेंस। ही हर्टेड मी अलॉट, रॉन्ग सेंटेंस। द फर्स्ट, सेकंड एज वेल एज द थर्ड फॉर्म, द मेन वर्ब हर्ट इज ऑलवेज हर्ट। थ्रो, थ्रू, थ्रोन, राइट, फेंकना। फ्लाई का मतलब उड़ना, फ्लू, फ्लोन। अब्यूज का मतलब गाली देना, अब्यूज्ड, अब्यूज्ड। एड, एडेड, एडेड, एड का मतलब जोड़ना। टाई का मतलब बांधना। टाई का मतलब सिर्फ ये वाली टाई नहीं होती जो लोग पहनते हैं, बल्कि टाई का मतलब गिठान भी होता है। टाई का मतलब गिठान बांधना भी होता है। तो टाई एंड टाइड। नेक्स्ट, कमिंग टू हाउ टू यूज एडजेक्टिव्स एंड देयर डिग्रीज। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं और उनकी डिग्री को कैसे यूज करना होता है, पहले तो हम लोग समझ लेते हैं। हमने इससे पहले वाले कई चैप्टर्स में देखा कि एडजेक्टिव क्या होते हैं। Adjectives, by the definition, adjectives are the word that qualify a noun or a pronoun. This is the spoken English class, that is why I am delivering everything in English. So please do not mind. I have come across a lot of people, a lot of students saying that please sir हिंदी में पढ़ाइए, but this is impossible when you are learning English, है ना। जब पेपर होगा ना बच्चे, तो ये मत कह देना कि इंग्लिश का पेपर इंग्लिश में आ गया था, इंग्लिश का पेपर हिंदी में थोड़ी आएगा। आप ये सोचते हो कि इंग्लिश की पढ़ाई भी शुद्ध हिंदी में हो, तो आप कैसे समझोगे। आप इंग्लिश भी सीखना चाहते हो और इंग्लिश से दूर भागते हो कि मेरे सामने कोई इंग्लिश ना बोल दे वरना उसको गरियाने लगेंगे। अरे ये कौन सी बात हुई भाई, आप नहीं पसंद करते हो ना पसंद करो। हम कहते हैं बीइंग एन इंडियन, हम ये नहीं कहते कि अपनी भाषा को छोड़कर कोई और भाषा को अपना लो, नहीं, नोबडी इज सेइंग। अब
अगर आप फ्री थोड़ी सी सोच रखें तो जैसे कई लोग ऐसे होते हैं, वो सोचते हैं कि हम अगर किसी दूसरे के धर्म की चीज़ें करने लगेंगे तो हम उस धर्म के हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्या अगर कोई ये सोचता है कि हम टीका लगा लेंगे तो हम हिंदू हो जाएंगे, या कोई कहता है हम टोपी पहन लेंगे तो हम मुसलमान हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी सोच पर डिपेंड करता है ना। सिर्फ हाथ जोड़ने से हमारा रिलीजन चेंज हो जाएगा, ऐसे हाथ कर लेंगे तो हमारा रिलीजन चेंज हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी सब सोच के ऊपर है, राइट। तो वो क्या किसी ने खूब कहा है कि अपने धर्म से प्रेम करो, वट एवर यू हैव बीन गिवन, जो भी आपको मिला है ईश्वर की तरफ से, क्योंकि धर्म डिसाइड करना हमारा और आपका काम नहीं है, ये ईश्वर का काम है। ईश्वर हमें जिस घर में पैदा करता है वो धर्म हमारा हो जाता है, और क्यों ना फॉलो करें, जिस घर में हम परिवार में पैदा हुए तो अल्टीमेटली हमें उसी को फॉलो करना है। हाँ, तो अपने धर्म से प्रेम करो, जो भी आपका धर्म हो, और दूसरे धर्म का सम्मान करो। तो ऐसा नहीं कि अगर हम इंग्लिश बोलेंगे तो हम अंग्रेज हो जाएंगे ना। इंग्लिश बोलने से कोई भी अंग्रेज नहीं होता। इंग्लिश इसलिए बोली जाती है, सीखी जाती, ताकि हम लोग और भी ज़्यादा एक्सपर्टीज़ या स्किल्स गेन कर सकें, क्योंकि जैसा ज़माना चल रहा है आप देखते हैं हर जगह इंटरव्यू में जाओगे तो इंग्लिश का यूज़ होगा। या हो सकता है कोई ऐसा बंदा जिसको हिंदी ना आती हो, आप कहीं अपने यूपी बिहार से बाहर निकलोगे, साउथ की तरफ जाओगे, तो हो सकता है कि आपको कोई समझ ना पाए। सो दिस इज़ ए बेसिक स्टैंडर्ड व्हाट यू हैव टू फॉलो। टॉल पॉजिटिव, टॉलर कंपैरेटिव, टॉलेस्ट सुपरलेटिव। क्या होता है कि अगर हमें पॉजिटिव डिग्री में किसी चीज को बताना है, यानी कि वह अच्छा है, ही इज गुड, सिंपली वह रमेश से अच्छा है, ही इज बेटर देन रमेश। और मैंने कह दिया वह सबसे अच्छा है, तो सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगी ही इज द बेस्ट, राइट। तो कुछ में क्या होता है कि हम लोग ER लगाते हैं कंपैरेटिव डिग्री में, और कुछ में EST का यूज करते हैं सुपरलेटिव डिग्री में। जैसे कि यहां पर लिखे हैं, टॉल का टॉलर, टॉलेस्ट, शॉर्ट मतलब छोटा, शॉर्टर, शॉर्टेस्ट हो जाएगा, बिग, बिगर, बिगेस्ट हो जाएगा, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, जिसको हम लोग गोट के नाम से भी जानते हैं, आजकल बड़ा चला है सोशल मीडिया पे। लेंथी, लेंथियर, लेंथिएस्ट, लॉन्ग, लॉन्गर, longest, हाँ, पॉजिटिव, वाइड, वाइडर, वाइडेस्ट, हाई, हायर, हाईएस्ट, डीप, डीपर, डीपेस्ट। सबकी मीनिंग आपको पता ही होंगे, ब्लैक, ब्लैकर, ब्लैकेस्ट, वाइट जो सबसे ज्यादा गोरा है, उससे ज्यादा गोरा है तो वाइटर, सबसे ज्यादा गोरा है तो वाइटेस्ट हो जाएगा। बिटर का मतलब होता है कड़वा, बिटरर हो जाएगा, बिटरेस्ट हो जाएगा, स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट हो जाएगा। इसको हम लोग सोर नहीं पढ़ते बेटा, सोर नहीं होता। खट्टे को हम लोग क्या बोलते हैं, सावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सावर बोलते हैं, सावरर, सावरेस्ट। नेक्स्ट, क्लीन, क्लीनर, क्लीनेस्ट, डर्टी, डर्टीएस्ट, डर्टियर, डर्टीएस्ट, कोल्ड, कोल्डर, कोल्डेस्ट, हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट, fast, faster and fastest. Now coming to the words, the comparative and superlative of those words will be by adding. अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, इसमें नहीं, आपको यहां बता देता हूं। कुछ वर्ड के साथ क्या होता है बच्चों कि आपको मोर और मोस्ट लगाना पड़ता है। जैसे ब्यूटीफुल, if someone is beautiful तो beautiful होगा, she is very beautiful, she is more beautiful than she, कोई अदर लेडी है तो more beautiful, और most beautiful। अगर कोई ऐसा एडजेक्टिव है जो कि हमने पार्टिसिपल से बनाया, जैसे it will be interesting, it will be more interesting, it will be the most interesting। याद रहे, इसको बहुत ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं कि किसमें ER लगता है, किसमें EST लगता है, किसमें मोर लगते हैं, किसमें मोस्ट लगाना पड़ता है। बस इतना याद रखो। एक चीज होती है सिलेबल। क्या होता है, सिलेबस नहीं, सिलेबल होता है। सिलेबल का मतलब होता है कि टोन में कैसे चेंजेस आ रहे हैं। जैसे कि अगर अलग अलग सिलेबल होता है, एक सिलेबल का वर्ड होता है,
तो एक सिलेबल का वर्ड हो गया, यानी कि उसमें हम बहुत ज़्यादा टोन चेंज नहीं करते, यानी वावल में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता है, तो उसको हम लोग ई आर या ई एस टी से बनाते हैं। जैसे बिग एक ही जैसे जा रहा है ना, बिग, क्लेवर एक जैसा जा रहा है ना, क्लेवर, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। लेकिन ब्यूटीफुल कैसे जा रहा है, ब्यूटीफुल, बार बार देखो वॉल साउंड में चेंज आ रहा है, इसलिए ब्यूटीफुलर कहने की जरूरत नहीं है, इसलिए मोर ब्यूटीफुल और मोर हैंडसम और मोस्ट हैंडसम इसकी सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगी। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज हाउ टू फॉर्म इंटरोगेटिव सेंटेंसेस इजिली। कैसे बनाया जाए इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, क्योंकि आमतौर पे क्या होता है कि वी ऑलवेज अवॉइड स्पीकिंग इंटरोगेटिव सेंटेंस बिकॉज वी डू नॉट नो हाउ टू यूज देम इन अ बेटर वे। हम ये तो कह सकते हैं यू आर सिटिंग देयर, यू आर सिटिंग देयर, ये कह सकते हैं आराम से, लेकिन जब इसको इंट्रोगेटिव बनाता तो हम लोग सोचते हैं अरे यार कहीं गलत ना हो जाए। कुछ नहीं करना होता, सिंपली हेल्पिंग वर्ब को आगे लाना होता है। सो आर यू सिटिंग देयर। अब इसमें कई कंफ्यूजन होते हैं बच्चों के दिमाग में, वो जरा दूर कर लेते हैं। क्या क्या कंफ्यूजन इसमें पैदा हो जाते हैं मैं बताता हूं आपको। जैसे कि लिखा है आई डू नॉट लाइक हिम, आई डू नॉट लाइक हिम। अब इसका आपको इंट्रोगेटिव बनाना है, तो कैसे बनाओगे, डू आई नॉट लाइक हिम। ये तो कभी कभी क्या होता है, कम्युनिकेशन इज ऑल अबाउट फ्लो, फ्लुएंसी। दैट मीन्स इफ वी आर मेंटेनिंग अवर फ्लुएंसी और फ्लो, दैट साउंड्स वेरी नाइस, है ना। तो फ्लो और फ्लुएंसी बनाना बहुत जरूरी होता है। दैट इज वाई वी कैन इंटरचेंज द टू वर्ड्स हियर। ग्रामर ये कहता है कि जब कभी नेगेटिव और इंट्रोगेटिव साथ में आ जाए तो ऐसे रखो, द पोजीशन मस्ट बी, पहले वो हेल्पिंग वर्ब होगी, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर वो नॉट होगा। कहना पड़ेगा आपको डू आई नॉट लाइक हिम, लेकिन इसमें टाइम लगता है सोचने में, तो क्या कहोगे, जैसे हमने कहा आई डोंट लाइक हिम, इसको और भी अच्छे से क्या कह सकते हैं हम लोग शॉर्ट फॉर्म में, आई डोंट लाइक हिम, जल्दी हो जाएगा सेंटेंस और अच्छा भी लगता है सुनने में। आई डू नॉट लाइक हिम से बेहतर क्या है, आई डोंट लाइक हिम। और अगर इस चीज को हमें इंट्रोगेटिव में चेंज करना है तो कैसे करेंगे, डोंट आई लाइक हिम। आप साथ में एक साथ यूज कर सकते हो, डू और नॉट को एक साथ ले आओ, डोंट आई लाइक हिम। ये भी सही है, स्पोकन बिल्कुल सही माना जाता है। जैसे कुछ और एग्जांपल, you went there, affirmative sentence, you went there, तुम वहां गए। नेगेटिव बनाओ, you did not, जैसे did आया तो go there, तुम वहां नहीं गए, you did not go there। और क्या कह सकते हो इसकी जगह पे और अच्छा क्या है, you didn't go there, didn't भी नहीं, you didn't go there, you didn't, जैसे did आए ध्यान रखे सेकंड फॉर्म का यूज नहीं करना आपको, फर्स्ट फॉर्म आ जाए you didn't go there। और अगर इंट्रोगेटिव बनाना है तो ग्रामर का तरीका यह है कि कहना पड़ेगा आपको डिड यू नॉट गो देयर। लेकिन अगर आपको स्पोकन में सेंटेंस को बोलना है तो बेटर वे टू से दैट पर्टिकुलर सेंटेंस इज, आप डिड और नॉट को साथ में ऐसे लिखो, डिडंट यू गो देयर। सुनने में भी अच्छा लगता है, बोलने में भी आपके लिए इजी हो जाता है, डिडंट यू गो देयर, राइट। अब ये तो बात हो गई ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो कि स्टार्ट होते हैं हेल्पिंग वर्ब से। नाउ कमिंग टू दोज इंट्रोगेटिव सेंटेंस दैट स्टार्ट विद व्हाट, WH वर्ड्स। ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो कि शुरू होते हैं WH वर्ड से, उनको कैसे हम लोग बोलें, इजिली कैसे बोलें। चलो भाई देखते हैं कैसे हम लोग इजिली इन सेंटेंसेस को फॉर्म कर सकते हैं और बोल सकते हैं। जैसे कैसे पूछना हो, तुम कहां जा रहे हो, सिंपली क्या करना है आपको, वो WH टर्म लगाना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगानी है, उसके बाद देयर यू गो। तुम कहां जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग। तुम कैसे आओगे, हाउ विल यू कम। देखो कितना आसान है। तुम्हें किसने पढ़ाया था, हु हैड टॉट
यू किसने पढ़ाया था, दैट मीन्स पास्ट परफेक्ट, तुम्हें किसने पढ़ाया था, हु हैड टॉट यू, राइट। इतनी बात समझ में आ गई सभी के। अब आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बखूबी बना लोगे, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। नाउ कमिंग टू, अच्छा एक इंट्रोगेटिव में और आपको बता देता हूं, नेक्स्ट स्लाइड पे चल के देखो। यहां पे ध्यान ये रहे, जिसमें मैंने कहा कि आई हैव ए कार, आई हैव ए कार, राइट, या he has money, राइट। यहां पे क्वेश्चन मार्क ना लगाओ, प्लीज स्टॉप लगाओ। क्या होता है, कई लोग जब इसको इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो हैव आई ए कार लगाए थे, हैव आई ए कार अब नहीं सही माना जाता, ओल्ड ग्रामर में चलता था। हैज ही मनी ऐसे मत लिखो, थोड़ा सा दिक्कत होती बोलने में। कैसे यूज करोगे, डू या डज या डिड का यूज करो हैज हैव के साथ। जब हैज हैव का मतलब क्या होता है, पोजीशन, कोई चीज आपके पास होना। मेरे पास एक कार है, उसके पास धन है, राइट। तो इसका इंट्रोगेटिव क्या बनेगा, इसका डू यू हैव ए कार, और अगर नेगेटिव भी ऐड करना, डोंट यू हैव ए कार, राइट। इसका क्या बनेगा, ही हैज मनी, डज he have money। जैसे डू डज लग गया ना तो हैव लग जाता है। he has money, he doesn't have money, अगर नॉट लगा दी he doesn't have money। और अगर आपको नेगेटिव इंट्रोगेटिव बना, doesn't he, है ना, doesn't he have money ऐसे कर दोगे। या अगर आपको इंट्रोगेटिव से बना था does he have money ऐसे कह दोगे, राइट। ये सुनने में अच्छा लगता है। When to say, now coming to when to say, has to, have to, had to and will have to, shall have to। काफी बार आपने सुना होगा, कई लोग यूज करते हैं I have to leave for the office right now, right away। I have to get up early in the morning। I will have to do some task in the near future। I had to help him a lot। Had to, have to, he has to do a lot of things here। तो हैज टू, हैव टू, विल हैव टू, हैड टू, इन सब का यूज करते हैं जब हमें दो सेंस होते हैं इसके। जब हम कहें पढ़ता है, कोई काम करना पड़ता है या करना है, दोनों के लिए क्या करते हैं, हैज, हैव, हैड लगाते हैं या विल हैव लगाते हैं फ्यूचर में, और टू लगा देते हैं इनके साथ। तो मतलब क्या हो जाएगा, कोई काम करना पड़ता है या करना है। एग्जाम्पल देखते भैया, उसे स्कूल जाना पड़ता है। दूसरा, मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है या उठना है। मुझे सुबह जल्दी उठना है, चाहे पढ़ता है या उठना है, करना है, राइट, सेम रहेगा। तो अब देखो, उसे स्कूल जाना, उसे के लिए, उसे स्कूल जाना पड़ता है, उसे के लिए ही या शी लगा सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, ही और शी हैज टू गो टू स्कूल, राइट। एंड दूसरा, मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है या उठना है, इसका ट्रांसलेशन इधर देख लो भाई। मुझे सुबह जल्दी उठना है, आई के साथ क्या लगा दिया प्रेजेंट में, हैव टू, देन गेट अप, और वेक अप, गेट अप एक ही चीज है। आई हैव टू गेट अप अर्ली, जल्दी का मतलब क्या, अर्ली इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में जल्दी उठना पड़ता है, मॉर्निंग, आई हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, राइट। अगर कह दिया जाए मुझे उठना पड़ता था, तो आई हैड टू गेट अप, आई हैड टू, पड़ता था, पास्ट की बात हो गई। और अगर इसी बात को हम कहेंगे फ्यूचर में कि मुझे जाना पड़ेगा, मुझे मार्केट जाना पड़ेगा, आई विल हैव टू गो टू मार्केट। उम्मीद है ये बातें सारी आपको क्लियर हो चुकी होंगी। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, अब यहां पर क्या है, यूज ऑफ नीड एंड डेयर। नीड एंड डेयर का क्या यूज होता है यहां पर डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत ही ईजी है बच्चों। नीड का मतलब क्या होता है, आवश्यकता होना,
राइट, होना या आवश्यकता। एज ए नाउन यहाँ पर नीड का मतलब क्या, आवश्यकता, और एज ए वर्ब क्या हो, आवश्यकता, होना किस चीज। डेयर का मतलब हिम्मत करना, किस काम को करने में हिम्मत करना, हिम्मत जुटाना, डेयर हो गया, डेयरिंग, राइट। अब जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि दो तरीके से नीड और डेयर का यूज कर सकते हो, क्योंकि इनको बोला जाता है सेमी मॉडल्स। सेमी मॉडल्स इसलिए बोला जाता है, इसको दो तरीके से सेंटेंस यूज होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, उसे पढ़ने की आवश्यकता, क्या लिख गया, आवश्यकता नहीं है, उसे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, तो क्या हो जाएगा, पहला तरीका इसको ट्रांसलेट करने का, कहने का क्या हो जाएगा, ही डजंट नीड टू स्टडी, ही डजंट नीड टू स्टडी, उसे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर। दूसरा तरीका, यहां पर नीड क्या है, मेन वर्ब है, मेन वर्ब की तरीके से आया है नीड, मॉडल की तरीके से नहीं आया। आप चलो मॉडल की तरह यूज करते हैं उसको, तो क्या हो जाएगा, ही नीड नॉट स्टडी, ही नीड नॉट स्टडी, ये भी कह सकते हो, या सिंपली आप ये भी कह सकते हो, ही डज नॉट और ही डजंट नीड टू स्टडी, या अगर शॉर्ट फॉर्म बोलना तो ही नीड नॉट स्टडी। यहां पर नीड का रोल है एज ए मॉडल वर्ब। जैसे हम लोग कहते हैं कैन नॉट, शुड नॉट, मे नॉट, माइट नॉट, कुड नॉट, वैसे नीड नॉट, डेयर नॉट। और याद रहे, जब भी आप नीड नॉट, डेयर नॉट का यूज करोगे तो टू नहीं आना चाहिए यहां पर। जैसे कि यहां पर टू था, जब आपने हेल्पिंग वर्ब के साथ लगाया नीड और डेयर को, अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाई, सीधे वो वर्ड नीड या डेयर लगाने के बाद आपने नॉट लगा दिया, तो इसका मतलब वो वहां पर मॉडल वर्ब की तरह किसी यूज होगा, टू का यूज नहीं करेंगे। अब एक बात आपसे मैं पूछता हूं, कई लोग ऐसे बोलते हैं कि आपकी यहां पर आने की या मुझसे ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई, तो कैसे बोलते हैं, हाउ डेयर यू टू टॉक लाइक दिस, हाउ डेयर यू टू टॉक लाइक दिस, जबकि गलत है, क्या होना चाहिए, हाउ डेयर यू टॉक लाइक दिस, है ना। रीजन क्या है, चलो देखते हैं। जब आपने हाउ लगाया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई या होती है मुझसे ऐसे बात करने की या ऐसे बोलने की, तो अगर यहां पर ये मेन वर्ब होती तो हम लोग ऐसे कहते हैं, हाउ डू यू डेयर टू टॉक लाइक दिस, और हाउ डिड यू डेयर, हाउ डिड यू डेयर, दैट मीन्स इफ इट इज रिक्वायरिंग एनी हेल्पिंग वर्ब, दैट मीन्स what can you tell me what requires helping verb, the main verb requires helping verb, helping verb किसको चाहिए होती, मेन वर्ब को। अगर आपने helping verb लगा दिया डेयर नीड के साथ, इसका मतलब आप मेन वर्ब की तरीके से इसको यूज कर रहे हो। तो अगर आपने कह दिया हाउ डिड यू डेयर, हाउ डू यू डेयर, इसका मतलब यहाँ पर आपको टू लगाना पड़ेगा, हाउ डिड यू डेयर टू टॉक लाइक दिस। लेकिन अगर आपने कह दिया हाउ डेयर यू, यानी तुरंत आपने जैसे हाउ कैन, हाउ शुड, जैसे आप मॉडल वर्ब को यूज करते हो, जैसे आपने ये कह दिया, तो हाउ डेयर यू, अब आपको यहां पर टू लगाने की जरूरत है, हाउ डेयर यू टॉक लाइक दिस, सिंपली। देखिए यहां पे ही नीड नॉट टू स्टडी नहीं बोला, ही नीड नॉट स्टडी। क्लियर। तो आपको डेयर और नीड भी समझ में आ गया होगा। नाउ कमिंग टू द लास्ट पार्ट ऑफ द लेक्चर, दैट इज, now we have to look at some of the sentences over there and we have to get into touch with these particular sentences very easily. So we would like to see whether you are able to translate those sentences within a second or two. So this will be applicable to you, all of you. Let's practice some sentences. The first one says, लड़कियां कल से डांस का अभ्यास कर रही हैं। तो चलो जल्दी से मेरे साथ बनाते चलो इसका ट्रांसलेशन। तुरंत जैसे मैं यहाँ पे सेंटेंस बोलूँ, आपको तुरंत इंग्लिश में बोलना मेरे साथ। लड़कियां कल से डांस का अभ्यास कर रही हैं। द गर्ल्स, गर्ल्स क्या होंगे, हमारे लिए परिचित होंगे, इसलिए द गर्ल्स कल से डांस कर रही है ना, इसका मतलब कौन सा जो प्रयास है, जो अभ्यास है वो जारी है बहुत पहले से, तो किसमें चला जाएगा, द गर्ल्स हैव बीन, अभ्यास का मतलब प्रैक्टिसिंग, द गर्ल्स हैव बीन प्रैक्टिसिंग क्या, डांस, कब से, कल से, कल के लिए यस्टरडे, सिंस यस्टरडे, बन गया भाई। So the girls have been practicing dance since yesterday. Now the second one is राकेश नहीं समझता, समझता के आगे कुछ नहीं लगा, इसका मतलब है ही होगा जब नहीं दिया तो। राकेश नहीं समझता, तो राकेश, चलो भाई मेरे साथ बोलो, doesn't understand, right?
राकेश डजंट अंडरस्टैंड, प्रेजेंट डेफिनेट का टेंस है, दैट इज वाई। और ये भी कह सकते हैं राकेश डजंट और डज नॉट गेट, नहीं समझता है। घाव से खून निकल रहा है, दो तरीके हो सकते हैं। घाव को क्या बोलते हैं? वुंड। क्या बोलते हैं? वुंड। खून निकल रहा है तो द ब्लड, और सिंपली ब्लड, यू कैन से ब्लड विदाउट एनी आर्टिकल। अगर ब्लड को आप विशेष बनाना चाहते हो, सर्टेन बनाना चाहते हो, तो आप आर्टिकल ला के यूज कर रहे हो। द ब्लड इज कमिंग, आप ऐसे कह सकते हो द ब्लड, और ब्लड इज कमिंग आउट ऑफ योर वुंड। वुंड की स्पेलिंग क्या है? WOUND। ब्लड इज कमिंग फ्रॉम, ये भी कह सकते हो कमिंग फ्रॉम, या कमिंग आउट ऑफ योर वुंड, या ये भी कह सकते हो एक और वर्ड है बाहर आने के लिए, निकलने के लिए, वो है ऊजिंग। ऊज एक वर्ब होती है, ऊज। ये देखो भाई, तो हम क्या कह सकते हैं? दूसरा तरीका क्या हो सकता है बच्चों? ब्लड इज oozing from the wound। ये देखो भाई, हो गया। अब नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज, मैं पढ़ूंगा सिंपली, यू कैन से दैट द गिवन टेंस इज इन फ्यूचर इंडेफिनिट। सो मैं पढ़ूंगा आई विल और आई शैल स्टडी। यू कैन गो आइदर वे। मैं पढ़ूंगा आई विल स्टडी और आई शैल स्टडी। Now the next is, वो सभी किसके भाई हैं? किसके के लिए? Whose। किसके के लिए क्या यूज करते हैं? Whose brothers। किसके भाई हैं? Whose brothers are they, right? Whose brothers are they। वो खिड़की से झांक रहा था, तो क्या हो जाएगा? ही झांकने के लिए क्या? पीपिंग, पीप। ही वॉज पीपिंग थ्रू, जो हम झांकते हैं वो किसी चीज में से होकर होता है ना, दैट इज वाई वी आर यूजिंग थ्रू। ही वॉज पीपिंग थ्रू द विंडो, द विंडो। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, बच्चे आ रहे होंगे, बच्चे आ रहे होंगे। द चिल्ड्रन, द चिल्ड्रन, बच्चे हमारे लिए परिचित है इसलिए, दैट इज वाई वी आर यूजिंग आर्टिकल द, डेफिनेट आर्टिकल। द चिल्ड्रन आ रहे होंगे, आ रहे हैं कौन सा टेंस है? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। द चिल्ड्रन विल बी कमिंग और अराइविंग, द चिल्ड्रन विल बी अराइविंग और कमिंग। द नेक्स्ट इज, मैं शिमला अक्सर जाता हूं। आई, जाने के लिए यहां पर विजिट भी कह सकते हो, गो भी कह सकते हो। आई ऑफन, अक्सर का मतलब क्या है? ऑफन। आई ऑफन गो और विजिट शिमला। आई ऑफन गो टू शिमला। वह खूब, वो इन्होंने लिखा है, कोई बात नहीं। वह खूब पढ़ता है, सो पढ़ता है इसका मतलब मेल है, फीमेल नहीं है। पढ़ती नहीं तो पढ़ती होता। वह खूब पढ़ता है, ही स्टडीज ए लॉट, या ही स्टडीज सो मच, या वेरी मच। नेक्स्ट, वो कभी कभी मेरे घर आता है। ही, चाहे तो समटाइम्स क्या लगा, तो ही समटाइम्स comes to my house, या he, ये sometimes चाहो तो यहां से उठा के यहां रख दो। he comes to my house sometimes, यहां भी रख सकते हो sometimes। now, अब ये 5 sentences है वो आपके होमवर्क के लिए हैं। नोट डाउन these 5 sentences। the first one, बस चली गई होगी। you can take the screenshot of the given PPT, given slide, और ये कमेंट में लिख के मुझे जरूर बताना। 5 सेंटेंस आपके लिए, क्योंकि आपको भी तो कुछ मेहनत करनी मेरे साथ साथ, कि मैं ही पढ़ता रहूं बस, आप भी तो पढ़ोगे ना। बस चली गई होगी, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? तुम कब तक यहाँ ठहरोगे? इसका, चलो मैं आपके आसानी के लिए वाला बता देता हूं। तुम कब तक यहाँ पर ठहरोगे? कब तक के लिए? हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग विल यू स्टे हियर। तुम कब तक यहाँ ठहरोगे? हाउ लॉन्ग विल यू स्टे हियर। एक सेंटेंस आपका कौन सा हो गया? बस चली गई होगी। ये वाला आपको ट्रांसलेट करना है कमेंट बॉक्स में लिख के। माँ अपने बच्चों को दूध पिला रही थी, इसका ट्रांसलेशन आपको करना होगा।
पिला रही होगी। हम बहुत देर तक सोते हैं इसका, और वो घर से नहीं आया है। ये 4 सेंटेंस आपके हवाले मैंने कर दिए हैं, इनका ट्रांसलेशन आप सभी लोग बताएंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलेंगे अगले लेक्चर में जिसमें बात होगी डे 5 के लिए। तब तक आप बोलते ज़रूर रहिए और लोगों से बुलवाइए भी, ताकि आपकी खुद की प्रैक्टिस होती रहे। इसके साथ साथ जय हिंद दोस्तों।